My dear student and learner, today we are going to discuss about 8th lecture of chromatography. सबसे पहले आप ये कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये घंटी बजा दीजिए। तो क्या होगा कि मैं जब यहाँ से नए वीडियो की घंटी बजाऊंगा तो आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाएगी और मेरा वीडियो तुरंत आपके तक पहुंच जाएगा। देखते हैं क्या है यहाँ पे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट HPLC. A full form of HPLC is a high pressure liquid chromatography. This is very important topic. It is also known as high P stand for, उसको परफॉर्मेंस भी बुला करते हैं और प्रेशर भी बुला करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन ये है कि हाई प्रेशर तो कितना प्रेशर होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैक्सिमम 5000 psi होना चाहिए मैक्सिमम, और बार में मैं बताऊं तो उसमें मैक्सिमम 400 बार जितना प्रेशर होना चाहिए। देखते हैं तो फिर यहाँ पे व्हाट इज दैट मोबाइल फेस that is available in the form of liquid. Then we have also application of it. क्या उसकी एप्लीकेशन होती है? तो आपको मैं बता दूं कि उसको HPLC बुला करते हैं। तो पहले हम इससे थोड़ा बहुत कोरिलेट कर देंगे। इट इज यूज फॉर लेबाइल सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच आर थर्मोलेबाइल्स। सेकेंड वन इज इट इज यूज फॉर द पोलार सब्सटेंस, दो सब्सटेंस आर पोलार, दे आर वाइडली used for this analysis. And H stand for it is used for a high molecular weight compound. So these are ये जो बताई वो उसकी बेहतरीन अच्छी तरह की उसके एप्लीकेशन है। बाद में उसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हो सकती है। एंड HPLC का सबसे ज्यादा यूज अभी इंडस्ट्री में लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए किया करते हैं कि हमारे ड्रग में कितना मिलीग्राम API है, एक्सिपिएंट्स है, ऑर्गेनिक वोलेटाइल सॉल्वेंट्स है, वो सब कुछ। और IP इंडियन फार्माकोपिया में भी जो सबसे ज्यादा ऐसे दिए हैं इसमें HPLC ही यूज किया हुआ है। सो दिस इज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। देखते हैं, चलो जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो इंडस्ट्री में जो कुछ HPLC आते हैं ये इस तरह के दिखते हैं। यहाँ पे जो HPLC है उसको आप देखो तो उसको डिफरेंट 6 पार्ट में, 6 कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ है। सो व्हाट इज द फर्स्ट, देख लीजिए ये मोबाइल फेज है, ये जो दिखता है ये मोबाइल फेज है। मोबाइल फेज के बाद हमारे पास डी गैसर आएगा, डी गैसर के बाद हमारे पास एनालिटिकल पंप आएगी, एनालिटिकल पंप के बाद वी हैव इंजेक्टर, इंजेक्टर के बाद हमारे पास थर्मोस्टेटेड कॉलम। थर्मोस्टेटेड कॉलम इसलिए लिखा हुआ है कि जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे इट इज इन कंट्रोल्ड फॉर्म। एंड द लास्ट वन इज डिटेक्ट। आप उसको अच्छी तरह से याद रख दोगे ना तो आपको ये याद रह जाएगा, अदरवाइज इट विल गिव्स अ प्रॉब्लम। तो मैं उसको कैसे याद रखता हूँ कि भाई ये चलो ये स्टेशनरी फेज, उसको हम बोल देंगे स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। और ये हो गया हमारा मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज पे सैंपल इंजेक्ट करना होता है तो यहाँ ये इंजेक्टर होता है, वो इंजेक्ट किया करता है। यहाँ से जो एनालाइट आएगा यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करना है, तो प्रेशर कौन क्रिएट कर पाएगा? पंप। सो देन इज देयर इज अ डी गैसर आल्सो। इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादातर इंडस्ट्री में भी पूछा करते हैं और हमें उसका डायग्राम भी एग्जाम में और कई जगह पे इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। लेट अस सी। तो पहले हम वन बाय वन, पहले हम मोबाइल फेज देखेंगे, फिर डी गैसर देखेंगे, फिर एनालिटिकल कॉलम, फिर इंजेक्टर, फिर स्टेशनरी फेज एंड डिटेक्टर, देन हमारा HPLC खत्म हो जाएगा। फर्स्ट इज व्हाट इज दैट मोबाइल फेज, क्या होता है ये मोबाइल फेज, क्या होता है मोबाइल फेज। सो मोबाइल फेज में मैं बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे जो मोबाइल फेज होता है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका एनालाइट्स का रिटेंशन टाइम कितना होगा। ठीक है, तो वो किसके पर डिपेंड करता है?
आपके एनालाइट्स, मैंने आपको बताया है कि एनालाइट्स को दो जगह पे काम करना होता है। एनालाइट्स का मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के साथ कैसा इंटरेक्शन है? अगर इंक्रीज इंटरेक्शन और इंक्रीज इंटरेक्शन विथ मोबाइल फेज, तो मैं आपको बता दूं कि डिक्रीज रिटेंशन टाइम, और इंक्रीज इंटरेक्शन इन स्टेशनरी फेज, दैट इंक्रीज रिटेंशन टाइम। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। जो मोबाइल फेज से ज्यादा इंटरेक्शन करेगा उसका रिटेंशन टाइम कम हो जाएगा, वो जल्दी से इल्यूट हो जाएगा। लेट अस सी द कंपैरेटिव स्टडी। ये यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, व्हाट इज नॉर्मल और रिवर्स, वो कैसे इंटरेक्ट करता है उसके पर डिपेंड करता है। कंपैरेटिव स्टडी, हमारे पास दो तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है, एक नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी एंड अनदर वन इज रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। बच्चों आप याद रख दीजिए कि नॉर्मल फेज में हमारा जो मोबाइल फेज होता है वो नॉर्मल नॉन पोलर होता है। ये कैसा होता है? नॉन पोलर। बस आप इतना याद रख दीजिए, बहुत हो गया। नॉर्मल फेज में मोबाइल फेज नॉन पोलर, तो रिवर्स फेज में क्या हो जाएगा? उससे रिवर्स क्या? पोलर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज कैसा हुआ करता है। और देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये मोबाइल फेज की बात हो गई, ये मोबाइल फेज कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर। तो बच्चों मोबाइल फेज नॉन पोलर होगा तो स्टेशनरी फेज पोलर होगा, स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगा तो मोबाइल फेज पोलर होगा। देखो यहाँ पे मोबाइल फेज नॉन पोलर है तो स्टेशनरी फेज क्या हो जाएगा? पोलर। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल फेज कैसा है हमारा? पोलर, तो स्टेशनरी फेज क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। ठीक है, तो पोलर स्टेशनरी फेज में क्या होता है? सिलिका, उसको बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड्स, फिर एल्यूमिना, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, देन पोरास ग्रेफाइट, दिस ऑल आर अ पोलर। ये पोलर के एग्जांपल है। ठीक है, ये सिंपली ऑक्साइड्स है। क्या है? सिंपली ऑक्साइड्स। और नॉन पोलर में ऑक्साइड्स नहीं होना चाहिए, तो क्या कर देंगे? केमिकली मॉडिफाइड सिलिका, सिलिका को अच्छी तरह से केमिकली मॉडिफाइड करो, क्योंकि सिलिका एज सच पोलर होता है, उसको मॉडिफाइड कर देंगे तो वो नॉन पोलर हो जाएगी, पॉलीमर्स जैसा। पोरास ग्रेफाइट, ये दोनों जगह पे यूज होता है डिपेंडिंग ऑन दैट। यहाँ पे मोबाइल फेस कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर। यहाँ पे मोबाइल फेस कैसा होना चाहिए? पोलर। मोबाइल फेस जिसमें नॉन पोलर है इसमें स्टेशनरी फेज पोलर है, मोबाइल फेज जिसमें पोलर है इसमें स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है। मैं आपको बता दूं यहां पे कि मोबाइल फेज पोलर कौन सा होता है, सॉरी मोबाइल फेज नॉन पोलर कौन सा होता है और पोलर कौन सा होता है। नॉन पोलर में एग्जांपल दिए है हेक्सेन, कार्बोहाइड्रेट जैसा, हाइड्रोकार्बन जैसा, नॉट कार्बोहाइड्रेट बट हाइड्रोकार्बन, आईपीए उसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। Then we have mobile phase that is polar, उसमें वाटर हो सकता है, मेथनॉल एंड एसीटोनाइट्राइल। उसको आप अच्छी तरह से याद रख दीजिए। ये दिन सबसे ज्यादा, देखो वाटर में भी OH होता है, इसमें भी OH होता है, और इसमें C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। इस तरह से आप याद रखोगे जल्दी से याद रह जाएगा, वाटर, मेथनॉल और एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये थी बात हमारी रिवर्स फेज और नॉर्मल। हमें याद कैसे रखना है? नॉर्मल फेज में नॉन पोलर होता है क्या? तो क्या? मोबाइल फेज। ठीक है, अब टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एनालाइट एंड सॉल्वेंट। एनालाइट्स जो होते हैं वो उसका मोबाइल फेज के साथ कौन से इंटरेक्शन हुआ सकते हैं, तो इस तरह के इंटरेक्शन दिए हुए देख लीजिए। डाइपोल इंटरेक्शन, दोनों के बीच में पोल होते हैं, डाई मीन्स दो एंड पोलर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ बोथ आर व्हाट, एक एनालाइट और एक सॉल्वेंट, दोनों के बीच में क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के की तरह से
उसका इंटरेक्शन हुआ करता है। डिस्पर्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द मोलेक्यूल, दो मोलेक्यूल एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ जाते हैं और जो इंटरेक्शन होती है उसको बोलते हैं डिस्पर्शन। लंडन फोर्स बोला करते हैं वो भी। विच फेवर द सॉलिबिलिटी ऑफ आयोनिक स्पीसीज, देखो डाइलेक्ट्रिक मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता था, आपको पता हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जिसके पर जिस मोलेक्यूल्स के पर हमारे पास चार्ज हुआ करते हैं उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। NaCl को आप पानी में डालोगे ना, इसमें क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक और वाटर क्या हो जाता है, कोवलेंट। दिस आयोनिक, आयोनिक और कोवलेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ करते हैं उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टोरी आपको पता ही होनी चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे होता है, देखो CH4 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, तो आपको ये याद रखना है कि एसिडिक प्रोटॉन में होता है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड की आवश्यकता है। अभी एसिडिक प्रोटॉन किसको बताए, तो बच्चों आप याद रख दीजिए कि हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट ऑन फॉन्स मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे हो गए तो ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है आमतौर पे, तो ये हो सकता है। तो बिटवीन ये इंटरेक्शन तो किसके बीच में है, वो तो हमने फिक्स कर दिया कि सॉल्वेंट एंड एनालाइट्स के बीच में ही हुआ करती है। ये किसके बीच में हुआ करती है, सॉल्वेंट एंड एनालाइट। चलो तो देखते हैं एलियोट्रॉपिक सीरीज। यहाँ पे एक सॉल्वेंट की सीरीज दी हुई है, देख लीजिए, उसको एलियोट्रॉपिक सीरीज फोर्स और एलियोट्रॉपिक सीरीज भी बुला करते हैं। आप देखें ना तो ये नॉन पोलर है ज्यादातर, और ये आप देखें तो ये पोलर है। फेज ऑफ नॉर्मल पोलैरिटी, नॉर्मली पोलैरिटी कैसे चलती है, ये सबसे ज्यादा पोलर है वाटर, देखो ये भी याद रखना है हमें, वाटर, मिथेनॉल और एसीटोन उसको सीरीज में ही याद रखो, और हेक्सेन टोल्यून ये दोनों में नॉन पोलर में। तो ये सबसे वीक है पोलर में, पोलैरिटी में, और ये सबसे स्ट्रांग है किसमें, पोलैरिटी में। और आप इसमें रिवर्स देख लीजिए, ये सबसे वीक हो गया नॉन पोलर में, ये सबसे स्ट्रांग हो गया पोलर में। ठीक है, इस तरह की सीरीज जो हुआ करते हैं उसको एलियोट्रॉपिक सीरीज बोलते हैं। ये मोबाइल फेस के कंटेक्स्ट में दिया हुआ है, आपको ये थोड़ा बहुत याद भी रखना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोलते हैं कि मिथनॉल, एसीटोन, वाटर में कौन ज्यादा पोलर होता है, तो हमको आना चाहिए। अभी यहाँ पे कंपाउंड्स दी है, ये कंपाउंड्स मींस एनालाइट्स दिए हुए हैं। तो एनालाइट्स के बारे में हम बताएं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इसमें सबसे वीक पोलर कौन होता है और सबसे स्ट्रांग पोलर कौन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोकार्बन, देखो इसमें कोई हेटेरो एटम नहीं है, सबसे वीकली पोलर है। देन अल्डिहाइड एंड कीटोन, देन वी हैव अल्कोहल, देखो इसमें ऑक्सीजन है पर वो डबल बॉन्ड में है, यहाँ वो सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। ठीक है, फिर फिनॉल, फिर एसिड, ये सब की पोलैरिटी ज्यादा होती है। फिर हाइड्रोक्सी एसिड्स, हाइड्रोक्सी एसिड्स मींस COOH तो हुआ ही करता है, पर यहाँ पे होके हमारे पास ऐसा भी होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एसिड्स। और हमारे पास वो अमाइंस होते हैं, टर्शियरी अमाइंस। ये थोड़ी सीरीज आप याद रखोगे ना ऑर्गेनिक की तौर पे तो याद रहेगा। देखो कैसे याद रखना है, सब नाइट्रोजन वाले, ये ऑक्सीजन 2 3 4 वाले, ये तीन, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन होते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैंने जो रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी बताई ना, और किसी भी क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन जो होता है, सेपरेशन, वो सेपरेशंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज दो तरह के होते हैं, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। अगर मेरा स्टेशनरी फेज पोलर है तो इसमें एनालाइट्स जो पोलर हो गए ना वो अच्छी तरह से सेपरेट हो गए। यहाँ पे जो एनालाइट्स जो नॉन पोलर हो गए वो अच्छी तरह से सेपरेट हो गए, और जिसमें पोलर स्टेशनरी फेज है
तो बच्चों उसमें मोबाइल फेस कैसा होना चाहिए, इसमें नॉन पोलर। अगर ये नॉन पोलर मोबाइल फेस हो गया तो ये कौन सी क्रोमेटोग्राफी हो गई, नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी। चलो यहाँ पे देख लेते हैं एनालाइट नॉन पोलर स्टेशनरी फेस, तो मोबाइल फेस क्या होना चाहिए, पोलर। मोबाइल फेस क्या होना चाहिए, पोलर। अगर मोबाइल फेस पोलर होगा तो उसको कौन सी क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे हम, रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। तो ये थोड़ी बहुत सी बात थी, वो हमारे HPLC में हम कंटिन्यू करने वाले हैं, पर ये जस्ट मोबाइल फेस की पोलैरिटीज और मोबाइल फेस कैसा होना चाहिए वो बात मैंने आपको बताई दी। आपको ये अच्छी लगी हो तो आप कंटिन्यू सीरीज देख लीजिए, पहले से देखोगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा। तो ये थोड़ी बात थी, अच्छी लगी तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दिए, तो फार्मेसी की फ्रैटर्नी को अच्छा सा नॉलेज मिल पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।